तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ टॉपर्स कॉपी एनालिसिस, मेंस कॉपी एनालिसिस कम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सीरीज। तो इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, जो लोग अब 2025 देखिए 2024 का जो होना था वो हो गया है, राइट। मैंने कल वाली वीडियो में भी यही बात कही। रैंक वैंक सब डिसाइड हो चुका है, जिसने जैसा लिखना था उसने वैसा वैसा लिख दिया है। अब जो 2025 के अभी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें दिसंबर तक, ठीक है, एटलीस्ट टिल दिसंबर मेंस की धीमे-धीमे तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। दिन में 2 3-3 आंसर लिखे जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जो जो वो एक तरीके से कहते हैं ना एग्ज़ॉस्टिव आंसर राइटिंग, वो ठीक है। आप जो स्पीड बिल्ड करने के लिए बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस आप वो कर सकते हैं, या फिर इवन एफएलटी अगर आप लिखना चाह रहे हैं, कइयों का कंप्लीट होने का इश्यू होता है कि हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं सर। तो एफएलटी अगर आप लिखना चाह भी रहे हैं, तो लगभग दिसंबर में थोड़े एफएलटी स्पीड बनाने के लिए तब तक हाँ, ठीक है, वो कर लेना। अभी तो कम से कम ये सोचना है कि आंसर को अप्रोच कैसे करना है, राइट? तो 3 है ना, इवन अगर दिसंबर में आप 3 एग्ज़ैक्ट आवर्स की जगह 320 में भी अगर कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो वो ठीक है। बाद में आपकी प्रैक्टिस से जब प्रीलिम्स और ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का ये जो 90 दिन का टाइम है, इसमें जब वो आप एग्ज़ॉस्टिव एकदम प्रैक्टिस करते हैं, उसमें सब बढ़िया बन जाता है ना? अभी के लिए मेंस के नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट से नोट्स, उनको बार-बार रिवाइज़ करना है, उनको समझना है और ये देखना है कि भैया उन नोट्स को आप अप्लाई कैसे करेंगे? ये कहाँ से समझेंगे? टॉपर कॉपी के एनालिसिस से। तो आज वही एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे सौरभ शर्मा सर की, ये जो है रैंक 23 इनकी आई हुई है, ठीक है? तो इनकी कुछ कॉपीज़ देखेंगे, इनके कुछ आंसर्स देखेंगे, ना सिर्फ़ इनके आंसर्स बल्कि हम खुद भी ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। देखिए, हमारा ये यहाँ पे ठीक है, पैटर्न ही यही रहता है, यहाँ क्वेश्चन को पहले हम देखेंगे, फिर हम सभी लोग सोचते हैं, मिलके सोचते हैं, मैं सोचता हूँ, आप सोचते हैं कि इसका आंसर हम क्या लिखते हैं। फिर देखते हैं कि टॉपर ने क्या लिखा है, कैसे ब्रेक किया है, राइट? सो दिस इज़ आवर अप्रोच। शुरू करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हैज़ प्रिवेंटेड द पार्लियामेंट एंड येस, इस पूरे कंटेंट का जो क्रेडिट है फोरम आईएएस को जाता है भाई, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हैज़ प्रिवेंटेड द पार्लियामेंट, a creature of the Constitution, from becoming the master of the Constitution. Discuss this statement with the help of relevant case laws. सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने किस तरीके से पार्लियामेंट के अनब्रिडल्ड पावर्स को चेक किया है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, राइट। तो इसमें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव सी डेफिनेशन दी जा सकती है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, ठीक है, ये आपके केशवानंदा भारती जजमेंट में 1973 को, ठीक है, ये दिया गया, ये डॉक्ट्राइन दिया गया, जो कि कुछ फंडामेंटल अंडरलाइंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिनोट करता है, राइट। सो ये आपका एकदम बेसिक सा इसका इंट्रो हो सकता है, बिल्कुल बेसिक इंट्रो देना है। फिर भैया हमने कल क्या सीखा, इसी क्वेश्चन से हमने हेडिंग चिपकानी है। देखिए 2 चीज़ें होती है, एक मैंने देखा है लोग एस्से में क्या गलती करते हैं, एस्से में गलती करते हैं कि जो उनकी क्वेश्चन स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट को कई बार वो हेडिंग में डाल देते हैं। एस्से में ये गलती नहीं करनी। एस्से में हेडिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, क्रिएटिव। उसमें दिखना चाहिए कि आपने कुछ लिटरेरी लैंग्वेज का यूज़ किया है। हेडिंग इनडायरेक्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं लिखना है कि इश्यूज़ या फिर चैलेंजेस, एस्से में ऐसे नहीं लिखना है, जीएस टाइप का। उसे कुछ क्रिएटिवली शो करना है। लेकिन जीएस में भाई साहब सीधा डायरेक्टली यहाँ से ये लाइन उठा करके नीचे लगानी है, ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन डक टक, ठीक है, ये 2 डैश डैश प्रिवेंटेड द पार्लियामेंट टू, हाँ, ठीक है, फ्रॉम बिकमिंग द मास्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर सीधा इसमें लिखा जा सकता है प्रिवेंटेड द पार्लियामेंट फ्रॉम बिकमिंग द मास्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कैसे? फिर आप सीधे नीचे वो लिख सकते हैं कि नंबर 1, पार्लियामेंट की जो पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 है, ठीक है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया अंडर केशवानंदा भारती जजमेंट, ठीक है। या फिर आप इसकी एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे केस लॉज बताया गया है, तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन भी आप इसमें कह सकते हैं, कुछ चीज़ें बता सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट रेफरेंस। आप इसमें शंकरी प्रसाद केस बता सकते हैं, जिसमें कहा कि पार्लियामेंट जो है हर एक पार्ट को अमेंड कर सकती है। फिर आप इसमें गोलकनाथ केस बता सकती है, जिसमें कहा कि फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल अमेंड नहीं कर सकते। फिर आप इसमें केशवानंदा भारती जजमेंट कह सकते हैं, जिसमें कहा गया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जो है, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर को जो है उसे अमेंड नहीं कर सकते। फिर भैया फिर बाद की जजमेंट्स भी इसमें आनी है, यहाँ तक नहीं रुकना है। बाद की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जैसे मिनर्वा मिल्स केस में, ठीक है, इसमें कई चीज़ों को वहाँ पे बताया गया कि दीज आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स,
ठीक है? जिसमें आपके इवन फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जिसमें आपके ठीक है सेकुलरिज़्म आता है, ठीक है? फेडरलिज़्म का आपको एसआर बोम्मई के इसमें बताया गया, ठीक है? जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ही इसमें यूज़ किया गया है, फेडरल प्रिंसिपल्स। इम्पोर्टेंटली आईआर कोहिलो केस को इसमें मेंशन करना कभी मत भूलना। आईआर कोहिलो केस, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भैया जो पहले जो 9th शेड्यूल में रखे गए लॉज़ थे, जो 1973 से पहले रखे गए थे, इस केस में बोला कि 1973 से पहले रखे गए जो लॉज़ हैं, 9th शेड्यूल में रखे गए लॉज़ हैं, उन्हें तो हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है? दे आर नॉट चैलेंजेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट आफ्टर 1973 जबकि आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आ गया, उसके बाद जितने भी लॉज रखे गए, इवन दे कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। तो ये हो गया आपका कि हाउ इट हैज़ प्रिवेंटेड द अनब्रिडल्ड ये ऑफ द पार्लियामेंट। यही नहीं रुकना है, फिर हमने इसके बताने हैं भैया ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स क्यों? भैया ड्रॉबैक्स इसके क्या हैं? नंबर वन, इससे जुडिशियल सुप्रीमेसी का इशू राइज हुआ है कि जुडिशरी खुद को सुप्रीम या फिर जुडिशियल सोवरेनिटी, जुडिशरी खुद को सोवरेन क्लेम कर रही है ना? इससे आपके जो जुडिशियल ठीक है, जो जुडिशियल एडवेंचरिज्म है वो बढ़ा है। प्रताप भानु मेहता इसे जुडिशियल बार्बरिज्म कहते हैं कि जुडिशरी बार्बरिक हो चुकी है। इससे आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच टसल बढ़ चुका है। वो कैसे? एग्जाम्पल, एनजैक केस, एनजैक केस, ठीक है? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच बार बार टसल खड़ा हुआ है। इनफैक्ट जो जो आपके जो हमारे आज आज के वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने पिछले साल बकायदा अपनी स्टेटमेंट में ये बताया, है ना? वाइस प्रेसिडेंट अगर ये स्टेटमेंट बोले कि हमारी जो जुडिशरी है इट इज़ ब्रीचिंग इट्स ओन लिमिटेशंस, है ना? इनफैक्ट उन्होंने इसी को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को एक वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है ये उन्होंने एक टर्म यूज की थी जो कि लगभग कुछ इस इफेक्ट की थी कि इट इज सेल्फ क्रिएटेड इंस्ट्रूमेंट बाय द जुडिशरी, कि nowhere in the world has any judiciary created a law which sustains and expands its powers perpetually। तो इस तरीके से इसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जुडिशरी खुद को ही डिक्टेटर, जुडिशियल डिक्टेटरशिप ये एक तरीके से आ रही है। और ये सेपरेशन ऑफ पावर जो आपका मोंटेस्क्यू का प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को ये ब्रीच करते हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ मेंशन की जा सकती थी, राइट? थोड़ा टाइम हमने ज़्यादा ले लिया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आने ही होते हैं, ये यहाँ से नोट डाउन कर लो, है ना? कुछ एक एक्सपर्ट आप इसमें जरूर कोट कर सकते हैं, प्रताप भानु मेहता वगैरह हो गए, राइट? देन आप इसमें ठीक है उपेंद्र बख्शी वगैरह हो गए, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जुडिशियल सुप्रीमेसी पे या फिर जुडिशियल रिव्यू पे या फिर इस पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे ये अपने, है ना, मार्कंडेय काटजू जो है वो कहते हैं कि जुडिशियल रिस्ट्रेन भी लगाना जरूरी है, राइट? तो ऐसे ऐसे व्यूज इसमें एक्सपर्ट के व्यूज बीच में डाले जा सकते हैं, है ना? जीएस में भी डाले जा सकते हैं। तो वही इन्होंने भी इंट्रो यहाँ पे दिया है, एवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इसके हेडिंग 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 पे नोट करना। देखिए हमने पिछले कल भी देखा इनकी हेडिंग्स, टॉपरों को ध्यान, ठीक है, ध्यान से जब देखेंगे AIR 1 AIR 2 वगैरह को जब देखेंगे, उन्होंने ये प्रैक्टिस अपनाई है कि हेडिंग डायरेक्टली यहाँ से चिपकाई है। तो इसके बजाय बढ़िया था कि ये सीधा लिख देते कि प्रिवेंटेड द द पार्लियामेंट फ्रॉम बिकमिंग द मास्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कैसे? AK गोपालन केस, है ना? एवोल्यूशन में लिखते हैं AK गोपालन केस, शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस भी इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि पार्लियामेंट, हाँ, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स टू रीड द सेम अकॉर्डिंग टू, ये इन्होंने फिर वही गोलकनाथ केस इसमें लिख दिया। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन्होंने डाल दिया। यार इन्होंने ना पूरी स्टोरी डाल दी, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज़ नॉट, है ना? मुझे मुझे एक्चुअली में इनके प्रेजेंटेशन ठीक लगी थी जो टॉपर्स में थी। दिस आंसर इज़ नॉट एक्चुअली शोइंग कि किस तरीके से पार्लियामेंट की जो अनब्रिडल्ड पावर्स है उनको इसमें चेक किया गया। इन्होंने वही लक्ष्मीकांत की स्टोरी इसमें चिपका दी, है ना? वो स्ट्रक्चर ठीक वैसा होना चाहिए था। खैर छोड़िए। तो दिस आइडिया was further to put the strengthen Minerva Wales case, वही चीज़ें इन्होंने भी यहाँ SR बम्बई केस, strengthening the idea of constitutional supremacy etc, चीज़ें वही इन्होंने लिखी है। लैंग्वेज कुछ डिफरेंट इसमें होनी चाहिए थी। लैंग्वेज ये ओरिएंटेड होनी चाहिए थी कि हाउ इट प्रिवेंट्स पार्लियामेंट फ्रॉम emerging एज ए डिक्टेटर या फिर लेजिस्लेटिव डिक्टेटर, आप ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो अनब्रिडल पावर को ये चेक कैसे करता है, मेन फोकस शुड बी दैट। नेक्स्ट आते हैं अपने, ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऑनेस्टली, मैं माय ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट आते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया हैव एनेबल्ड द वुमन लेड डेवलपमेंट एट ग्रास रूट लेवल? सीधी बात, एसएचजी जो भाई साहब 86% जो इंडिया गई, ये डेटा नोट कर लेना एसएचजी पे, 86% ऑफ एसएचजी जो इंडिया में है वो वुमेन लीड करती है, वो वुमेन लीड करती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ध्यान से समझना ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ये ना सिर्फ एक सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करती है जो कि सोशल डायलॉग फैसिलिटेट करती है अमंग द वुमेन, वो सेक्शन जिसे कि बहुत सालों तक दबाया गया, ना सिर्फ ये काम करती है, एक काम करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का रोल भी प्ले करती है। वो कैसे? नंबर वन, स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट, इनको जो मिलता है फाइनेंशियल सपोर्ट। नंबर दो, भैया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बहुत सारे, देखो आपने अचार देखा होगा, ठीक है, महिलाएं जो घरेलू है ना पिकल की बड़े सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ये अचार उचूर बेचती है, तो इससे उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हुआ है, राइट? ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैंने। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और वुमेन को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना? खादी वादी वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को बनाने में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में इस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो नंबर वन तो भैया इस तरीके से एम्पावर कर रहे हैं। ये नंबर खास इसलिए है भाई साहब, क्योंकि जब हम देखें कंपेयर करें इस चीज़ को, तो भैया इकोनॉमी में ओनली 14% ऐसे एसेट्स हैं इंडिया में जो कि वुमेन ओन करती है। 14% एसेट्स, टोटल एसेट्स का। दूसरी बात, ठीक है, आई वाज रीडिंग दिस डेटा कि लेस देन 28% जितने भी आपके सीईओज हैं वो वुमेन है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी, जो लीडरशिप पोजीशंस में है जिसमें आपके सीईओ आते हैं, मैनेजर आते हैं, सब चीज़ें, इतनी कम वुमेन है। ऐसे में सेल्फ हेल्प ग्रुप का इतना बड़ा, ठीक है, ये पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है। ठीक है? तो हमें अब ये बताना है कि किस एक्सटेंट तक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने इंडिया में वुमेन लेड डेवलपमेंट को ग्रास रूट लेवल पे एनेबल किया है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ अ काइंड ऑफ सोशल एंडेवर, ठीक है? अ सोशल एंडेवर which which seeks to take एग्रीगेटिव मेजर्स, ठीक है, टू एम्पावर द वुमन, या फिर एग्रीगेटिव मेजर्स टू चैनलाइज द energies at the rural level to obtain सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। कुछ इस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इनके इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप रेफर्स टू एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ पीपल। नहीं यार, इनफॉर्मल है ये, पहले छोड़ो भाई, सीधी बात, सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडिया में रजिस्टर्ड ग्रुप्स होते हैं, इसमें को नो डाउट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंडिया में सारे रजिस्टर्ड ग्रुप्स हैं, समझ रहे हो बात को, सारे रजिस्टर्ड ग्रुप्स हैं। वाई? बिकॉज आई नो इट, मैं रूरल एरिया से हूँ, मेरे घर के लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह में रहते हैं, तो हमें मालूम है कि भैया जो ग्रामीण विकास केंद्र वगैरह बने होते हैं, यहाँ पे ये रजिस्टर होते हैं, समझ रहे हो? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंकों के साथ ये रजिस्टर होते हैं, इनके अपने अकाउंट्स होते हैं, तब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एक्चुअल में रजिस्टर्ड है। तो इनफॉर्मल तो नहीं है भाई, ये सब छोड़ दो। ग्रुपिंग ऑफ पीपल विद सिमिलर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यूनिटी टू कीप अचीव कॉमन गोल, वही यार ऊपर वाली जो, ठीक है, सिंपल सी 2 लाइन की इंट्रो दे दो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ये जो है एग्रीगेटिव मेजर्स है फॉर सोशल डेवलपमेंट, है ना? कुछ ऐसी इंट्रो इन चीज़ों के लिए तैयार करके रखो। जो भी ये छोटे, ये देखो एसएसजी हर बार आएगा, आएगा ही आएगा। इस साल भी 2 बार आया था आई थिंक। देखो मुझे कुछ भी याद नहीं है मेंस में क्या-क्या आया था, मैंने दूसरी बार क्वेश्चन वापस देखे ही नहीं, वो क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं अंदर, जो होना होगा हो जाएगा। लेकिन मुझे धुंधला-धुंधला इतना याद आ रहा है कि कहीं न कहीं तो एसएसजी आया था इस साल भी मेंस में। तो ऐसी चीज़ों पे इंट्रो तैयार रख लेना चाहिए, ताकि जैसे ही आए सीधा वहाँ पे चिपका दो। समझ रहे हो? फिर आते हैं कि हाउ हैज़ इट एनेबल्ड वुमेन लेड डेवलपमेंट इन इंडिया एट ग्रास रूट लेवल? तो इसमें आपको कई चीज़ें लिखनी है। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्जाम्पल देना है, एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो नबार्ड ने चलाया था बैंकों के साथ मिलके, एसबीआई वगैरह के साथ मिलके, ठीक है, आई थिंक नबार्ड ने ये चलाया था। दूसरा आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि भैया वुमेन लेड, और है ना, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल अगर नहीं भी याद आ रहा है क्रिएट करो, है ना, एग्जाम्पल दे दो। फॉर एग्जाम्पल ईजी डाल दो, जयपुर बेस्ड पिकल, है ना, ऐसे ऐसे कुछ लिख दो, जयपुर बेस्ड वुमेन बेकरी, या फिर एसएसजी बेकरी, या फिर जयपुर बेस्ड, या फिर कहीं कहीं और का दे दो, है ना? अपने गांव का नाम दे दो यार, है ना? अपने गांव का नाम दे दो, लिखो कि इस बेस्ड एक कोई, है ना, जाए एग्जामिनर जाए, ढूंढ के जाए, और लाए ढूंढ के कि हाँ यहाँ पे कोई पिकल फैक्ट्री ऐसी उन्होंने स्टेब्लिश की है या नहीं। समझ रहे हो? टफ होता है ना चीज़ों को।
देन आप इसमें बाकी चीज़ें लिख सकते हैं जैसे राइट, आप इसमें इनके वुमेन लेड जो डेवलपमेंट है, उसमें आपके इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट में भी अपना रोल एसएसजी ने प्रिपेयर किया है। ये एक तरीके से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें इनका बड़ा रोल है ना? डायलॉग, डिस्कशंस, इन सब चीज़ों को इन्होंने फैसिलिटेट किया है। एसएसजीज़ का हर 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 महीने एक मीटिंग होता है, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी वुमन की इसमें बढ़ी हुई है, राइट? देन आप इसमें बाकी चीज़ें भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे सप्लीमेंटिंग इनकम लिखा है, ग्रेटर एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, हाँ, ये अच्छी बात लिखी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन ही हुआ, ग्रेटर बार्गेनिंग पावर, ठीक है? ये सब ओ भाई 3 ही लिख दिए क्या? भाई कोशिश करना कि ठीक है, लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे टॉपर्स भी ये कहते हैं कि हमें जो है पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, पॉइंट्स लिखने हैं 10 मार्क के लिए 8 पॉइंट्स, 8 से 9 पॉइंट्स, है ना? अब देखो डिपेंड करता है कि आप पॉइंट्स कैसे लिखते हैं। कोशिश करो कि 10 मार्कर के लिए भी 12-12 पॉइंट लिख के आओ। 5 पॉजिटिव के, 5 नेगेटिव के, 3 वे फॉरवर्ड के। ज़रूरी नहीं है वो ऐसे एक्सप्लेन करो इतना, ना। शॉर्ट, शॉर्ट। ये हमें कहाँ से मालूम हुआ? आदित्य श्रीवास्तव जी की कॉपी देखना। ये हमें कहाँ से मालूम हुआ? आप ठीक है, वो उनके जो रैंक 2 है अनिमेष प्रधान, उनकी कॉपी देखना। भाई 16, 17, 17 पॉइंट्स दिए हुए हैं, भर-भर के पॉइंट लिखे हुए हैं। एग्ज़ामिनर को ना कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलना चाहिए नंबर काटने का। मैं ऑनेस्टली ये कह रहा हूँ। इन्होंने फिर इसमें लिमिटेशन दे दी कि हाइलाइट्स बाय सेकंड ईआरसी। अब ये पढ़ते हैं क्या इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स है। लेस वैल्यू एडिशन, मोस्टली दे आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज, पुअर, ये क्या है, रिवॉर्ड कीपिंग। देखो देखो, यहाँ इन्होंने जबरदस्ती सेकंड ईआरसी मेंशन किया, ये इंटेलिजेंस है, इस पे स्टार मिलना चाहिए। मालूम ही नहीं है कि सेकंड ईआरसी ने ये रिकमेंडेशन दी है या नहीं, या फिर ये हाईलाइट्स किया है या नहीं किया होगा, तो इन्होंने यहाँ पे बस बना दिया। इसे आम आदमी खुद भी बना सकता है कि ये इनकी लिमिटेशंस है। अदर चैलेंजेस इन्होंने देखो, पैट्रियार्कल नोशंस, ठीक है, मैरिज लेड, ये क्या है, हाँ, माइग्रेशन कमिंग, ठीक है, हाँ, इनेबिलिटी ऑफ ग्रुप। देखो मैरिज की वजह से फिर वो उनकी माइग्रेशन हो जाती है, फिर ग्रुप में ही इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, मेंबर्स ही चेंज हो जाएंगे। फिर कास्ट बैरियर्स एट विलेज लेवल, ये आपके पंचायती राज के लिए भी आता है। वे फॉरवर्ड क्या है, कुदुम्बश्री मॉडल, एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। आप इसमें बाकी और चीज़ें लिख सकते थे। देखो इसमें बहुत सारी और चीज़ें आ सकती है, जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट का एक मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति। आई थिंक मिशन शक्ति उड़ीसा या फिर राजस्थान गवर्नमेंट का है, मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे याद आ रहा है। देखो यार 20 दिन हो गए हैं मेंस दिए हुए, तो बिना रिवीजन के इतना ही याद आता है धीमे-धीमे। ये कंफर्म ज़रूर करना, लेकिन कंटेंट में ऐड ज़रूर करना मिशन शक्ति। ये या तो उड़ीसा गवर्नमेंट का है या फिर राजस्थान गवर्नमेंट का है, जिसमें ये लैंडिंग देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। देन आपका फॉर एग्जांपल कुछ एसोसिएशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इसका बहुत लोग कोट भी करते हैं, ठीक है? तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ये भी एसएचजीज को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरीके के इसमें एग्जाम्पल और दिए जा सकते थे, है ना? सेवा वगैरह, मिशन शक्ति एटसेट्रा, ये लिखे जा सकते थे। सो ये आपके जेंडर इक्वालिटी, ये देखो एसडीजी इन्होंने इसमें डाल दिया, ठीक है? जेंडर इक्वालिटी एसडीजी 5, मैं भी यही डालने वाला था, यही सजेस्ट करने वाला था। नेक्स्ट आते हैं कि द पावर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, अगेन ऊपर एसएसजी नीचे प्रेशर ग्रुप। ये हैं वो इनफॉर्मल ग्रुप्स जो ऊपर ये लिखे हैं इंट्रो, ये कंफ्यूज हो गए, ऊपर का नीचे डाल दिए इसमें। प्रेशर ग्रुप्स lies not in their size or elaborate organization, but their ability to mobilize the public opinion and create lasting change. With the help of recent या फिर relevant examples, discuss how informal pressure groups shape the public policy. सिंपल क्वेश्चन है कि प्रेशर ग्रुप्स जो है किस तरीके से पब्लिक पॉलिसी को शेप करते हैं। इसमें सीधा लिखा जा सकता है कि प्रेशर ग्रुप्स बेसिकली क्या हैं, राइट? मैनी मैनी पीपल दे कॉल देम इनविजिबल एम्पायर्स, ठीक है, फाइंडर ने कहा है इन्हें इनविजिबल एम्पायर, ये थोड़ा पीएसआई टाइप का हो गया। बट प्रेशर ग्रुप्स आर बेसिकली व्हाट, दे आर इनफॉर्मल या फिर इवन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती है ना? किसान सभाएँ वगैरह होगी, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स आर बेसिकली फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल ग्रुप्स हैविंग सिमिलर इंटरेस्ट, and they perform the role of interest articulation in in a political society, in a particular society, that is your pressure group. नेक्स्ट फिर इसमें बताना है कि हाउ हाउ दे शेप द पब्लिक पॉलिसी। सिंपल यहाँ से हेडिंग, शेपिंग द पब्लिक पॉलिसी, राइट? तो भैया शेपिंग द, और इस इसी हेडिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, दोनों दोनों एलिमेंट्स को एक साथ ला करके, कि प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, जैसे इसमें लिखेंगे शेपिंग द पब्लिक पॉलिसी डैश डैश एंड क्रिएटिंग लास्टिंग चेंज।
समझ रहे हो? दोनों लाइन्स को साथ में मिला दिया, भाई एग्ज़ामिनर को मालूम चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली क्वेश्चन के हर पार्ट को एड्रेस कर रहे हैं। फिर देखो इनका क्या रोल रहता है शेपिंग द पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी को बनाने से लेकर के रिव्यू में इनका क्या-क्या रोल आ सकता है, ये सोचना है बस। सबसे पहले तो भैया ये पॉलिसी सजेशन देते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या देंगे आप? जैसे फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, इन्हें इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए कंसल्ट किया जाता है। सबसे पहले क्या? पॉलिसी रिकमेंडेशन, ठीक है? पॉलिसी सजेशन। एग्ज़ाम्पल इसमें और भी आप दे सकते हैं, जैसे प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन इंडिया में होती है, ये पॉलिसी इसी चीज़ के लिए लाई गई है। प्रेशर ग्रुप्स भी इसमें एक पार्टिसिपेंट बनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, भैया पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी इनका रोल होता है। समझ रहे हो? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी इनका रोल होता है। हाउ? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी या फिर किसी सरकार ने कोई भी ऐसी पर्टिकुलर पॉलिसी किसानों के लिए लाई है, तो जो किसान सभाएँ वगैरह होती है, ये उस पे अवेयरनेस लाती है, राइट? किसान सभाएँ हैं, ये उसमें अवेयरनेस लाएगी, फार्मर्स को कहेंगी कि भैया ये स्कीम है, यहाँ पे आप अवेल करो। उनको एक तरीके से एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म के तौर पे भी ये काम कर रही है। रिव्यू रिव्यू बेस्ड या फिर आप इसे कहेंगे कि फीडबैक बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है? तो ये प्रेशर ग्रुप्स क्या कहते हैं, यही एनजीओ पे भी लागू होता है। एनजीओज का तो और भी ज़्यादा रोल है इसमें, रिव्यूज़ में, फीडबैक में। रिव्यू बेस्ड फीडबैक पॉलिसी मेकिंग इनका रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कई सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, मान लो सरकार ने कोई पॉलिसी लाई है, दे रजिस्ट इट, ठीक है? ये उस पे अपना फीडबैक देते हैं कि नहीं भैया ये पॉलिसी आपकी ठीक नहीं है, इस पे कोई चेंज लाओ, राइट? आप इसमें फॉर एग्जांपल किसान आंदोलनों का ही अगेन इसमें एग्जांपल अच्छा दे सकते हैं कि रजिस्टर्ड किसान जो है दे रजिस्टर्ड 3 फार्म लॉज, और इसकी वजह से सरकार को अपनी पॉलिसी चेंज करना पड़ा, पॉलिसी में शिफ्ट करना पड़ा। दीज आर वेरियस स्टेजेस जो डिफरेंटली ये चीज़ों को डील कर रहे हैं, राइट? देन बाकी इसमें अदर चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की जा सकती है, ठीक है? ये अब ना जैसे जैसे आप आंसर लिखते हैं टाइम के साथ साथ ये पॉइंट्स उस टाइम पे बनते जाते हैं, ठीक है? देखते हैं इन्होंने कैसे ये हाँ, ठीक है, कैसे इन चीज़ों को डील किया हुआ है। फिर इसमें हाँ, अगेन ये यहीं पे ख़त्म नहीं करना होता है, इश्यूज़ भी बताने हैं, 3-4 इश्यूज़ भी बताने हैं, है ना? जैसे आईबी की रिपोर्ट आई थी कि प्रेशर ग्रुप्स जो है ना? ये फंडिंग फंडिंग से रिलेटेड ऐसी इनकी एनजीओ की भी रिपोर्ट आई थी कि बहुत सारे एनजीओज़ को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मिसयूज़ किया जाता है, बहुत सारी ये रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे ही प्रेशर ग्रुप्स को भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है। देन देयर इज़ एलिगेशन ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो भाई साहब मैं बताऊँ आपको, जो अ, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया था, एफसीआरए आया था, उस टाइम पे, उनके टाइम पे वो इसी नाम पे लाया गया था कि मेरी सत्ता को विदेशी ताकतें चेंज करना चाहती है, तो उन्होंने एफसीआरए ला दिया था उस टाइम पे। इसकी कहानी ही यही है ना? तो वो विदेशी ताकतें और क्या करती है, प्रेशर ग्रुप्स को खड़ा करती है। और ये बात सही है भी, देयर इज दिस वन कंट्री जिसके मतलब जिस पे इतने एलिगेशन लगते हैं सरकारों के टॉपल करने का। माना जाता है कि हर एक, ठीक है, ग्लोबल साउथ के लगभग हर एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में उनका एजेंट बैठा करता था। देयर इज दिस वन इंटेलिजेंस एजेंसी, राइट? अब क्योंकि वो चीज़ें अब समाप्त हो चुकी है, तो इस पे हाँ, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होने है ना के नाते इस पे ज़्यादा कमेंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर फ्यूचर चीज़ें, ठीक है, वो उस तरीके से इम्पैक्ट करती है। बट ये सब चीज़ें, ठीक है, चलती रहती हैं। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और किस चीज़ से क्रिएट करते हैं? प्रेशर ग्रुप से क्रिएट किया जाता है। समझ रहे हो बात को? और क्या इश्यूज़ इसमें है? भैया प्रेशर ग्रुप्स जो है बहुत ही अनऑर्गेनाइज़्ड मैनर में भी कई बार, ठीक है, एक तरीके से वायलेंट प्रोटेस्ट कर जाते हैं, या फिर ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी भी कइयों की होती है। इम्पोर्टेंट बात है भाई, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इशू है प्रेशर ग्रुप्स का, स्पेशली इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज़ हमारे यहाँ कई प्रेशर ग्रुप्स कैसे हैं? बहुत कम्युनल, जो ओवरटोन रखते हैं। हिंदू रेडिकल, मुस्लिम रेडिकल प्रेशर ग्रुप्स, आप इसमें कई चीज़ें डाल सकते हैं। करनी-कुन्नी सेना वगैरह, ये सेना, वो सेना, फलाना सेना, ढिमकाना सेना। जो ये सेना, ये चीज़ें जो बन रही है, ये एक तरीके से ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स या फिर रेडिकल प्रेशर ग्रुप्स जो क्रिएट हो रहे हैं, दे क्रिएट बेसिकली कम्युनल क्लैशेज इन द सोसाइटी। वही चीज़ जो आप आजकल यूपी में देख रहे हैं, वही चीज़ जो आप आजकल हावड़ा में देख रहे हैं, या फिर वही सेम चीज़ जो आप कल देश के हर एक हिस्से में देख रहे होंगे, अगर ये यूट्यूबर, अगर ये ये पत्रकार, और अगर ये लीडर्स
सुधरे नहीं तो ये सारा मामला भाई जैसे जितना एंगेज हम सोशल मीडिया के साथ हुए हैं, you know, whatever you decide as a person is not decided by you as a person. It is decided by your brain, which processes the information that reaches it. समझ रहे हो? देर इज दिस बुक वेब ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सॉरी, देर सॉरी, दिस इज नॉट वेब ऑफ गवर्नमेंट यार, देर वॉज दिस अनदर बुक जो मैं, सॉरी मैंने तो लास्ट की बुक कोट कर दी, वो बुक का नाम भूल गया, मैंने उसका प्रीफेस पढ़ा था, बहुत ही एकदम शानदार, यहाँ एक बुक कैफ़े है, ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छी ये बुक है, मैं एक बार फिर से वो देखो चेक करूँगा, मैं उस स्कॉलर का नाम भी भूल गया जिसकी वो बुक थी, बहुत ही शानदार इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है उसमें। भैया दुनिया में जितना पॉलिटिक्स हो रहा है, जितने डिसीजंस लिए जा रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली डिसीजंस, दे आर एक्चुअली द इंफॉर्मेशन, द आउटपुट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि लोगों को मासिस को सर्व की जा रही है। समझ रहे हो? ये उस इंफॉर्मेशन का फल है। तो आप तक जैसी इंफॉर्मेशन ये छपरी जो यहाँ पे आजकल चल रहे हैं, ठीक है? छपरी यूट्यूबर, छपरी जर्नलिस्ट, छपरी लीडर्स, ये जो सब चीज़ें आजकल चला रहे हैं, और छपरी छपरी यूपीएससी एजुकेटर्स जो चीज़ें फैला रहे हैं फेमस होने के लिए, भाई साहब उसका खामियाजा ऐसे भुगतते रहना पड़ेगा, और ये होता रहेगा, और फिर पब्लिक में रिवॉल्वरें उठती रहेंगी, और ये है ना, ये सब चीज़ें ऐसे तो चलती रहेगी, सीधी बात। देन प्रेजेंस, ये क्या है? प्रेशर ग्रुप्स, ये क्या है? ठीक है, इन्होंने कुछ इस तरीके से ये डील किया कि स्कार्स रिसोर्सेज कंपटीशन, विड्रॉल ऑफ द स्टेट, फॉर्मल इनफॉर्मल, है ना, ये मतलब एक पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे, इन्होंने बना दिया डायग्राम। Promote voice of voiceless, inclusive and participatory governance, public opinion through ये क्या है? Mandate, चेक ऑन एलीट। आई थिंक ये ऊपर वाले पॉइंट्स हमने अच्छे से डिस्कस ऑलरेडी कर रखे हैं। ये तो मतलब एकदम रॉ सी इन्फॉर्मेशन है। इवन स्मॉल पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स which may lack effective organization can include the changes, anonymous empires, ठीक है, ये बोल दिया है ना, इनविजिबल एम्पायर्स बाय फाइनल। हाउ इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स शेप पॉलिसी, act in their sheer number to promote their cause, फार्मर यूनियन वही इन्होंने लिखा, ठीक है, ये क्या है? अलाइन पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी एटसेट्रा, देन प्रोवाइड डाइवर्स, ये क्या है? व्यू पॉइंट फॉर मोर रोबस्ट एसोचैम, फिर की वो भाई यही सब चीज़ें ऊपर हमने ज़्यादा पॉइंट नोट किए हुए हैं ऑलरेडी। सो अगर आपका पीजीज पे नहीं था प्रिपेयर, यार मैं एक कमेटी भूल गया, देयर वाज दिस वन कमेटी प्रेशर ग्रुप्स के लिए और स्पेशली एसएसजीज वगैरह के लिए, प्रेशर ग्रुप एनजीओ एसएसजीज पे देयर वर टू कमिटीज, उनका नाम भूल गया, सॉरी, लेकिन ठीक है, याद करके मैं नेक्स्ट वाले उसमें सेशन में ज़रूर बनाऊँगा बताऊँगा, राइट। सो दस प्रेशर ग्रुप एक्ट एज ए चेक ऑन द पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स इवन इन नॉन इलेक्शन टाइम्स। ये एक अच्छा कंक्लूजन है, डिसेंट कंक्लूजन है, एंड वेल कंक्लूडेड। सो आई होप ये सेशन जो है आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं गाइस। योर कमेंट्स आर ऑलवेज मोटिवेटिंग, कीप कमेंटिंग, ठीक है, ये मुझे भी ठीक है, एक तरीके से वो देता है कि यस समथिंग इज बिंग डन, जिसको कि ठीक है फॉलो किया जा रहा है। एंड देन सेकंड थिंग इज कि ये यूट्यूब को भी बताता है कि भाई साहब इधर भी ध्यान दे दो थोड़ा, यहाँ भी कुछ हो रहा है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, एंड जॉइन द टेलीग्राम, और वो जो चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।